नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों मैंने दोनों सेक्शन अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। एक लेक्चर में एक वीडियो में आपको GS प्लस हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, GS प्लस हिंदी का मिलेगा, और दूसरे में UP स्पेशल प्लस कंप्यूटर का मिलेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का है ना, और इसके कुछ देर बाद आपको GS का भी मिल जाएगा। दोनों सेक्शन अलग अलग कर दिए हैं क्योंकि काफ़ी लंबे हो जाते हैं तो फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं साथ ही देखने में। तो आराम से आप देखिए, जिसकी जैसी इच्छा है वैसे देखिए, ठीक है। और बताइए आगे कोई सुझाव हो तो, है ना। और चैनल के सपोर्ट की लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं 66 प्रश्न से। कंप्यूटर के प्रश्न है। एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है CPU, हार्ड डिस्क, रैम और कैश मेमोरी। तो एक्यूमुलेटर CPU का एक समाकलित घटक होता है। किसका? CPU का। एक्यूमुलेटर है किसका? CPU का एक घटक होता है, एक भाग होता है। 67 प्रश्न है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के मेमोरी को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, है ना। तो ज़्यादातर लोग इसे सुपर कंप्यूटर आंसर लगाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। मेनफ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, जैसे जनगणना, उद्योग, है ना, लेन देन, प्रसंस्करण जैसे थोक प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस कारण इसको बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिग आयरन के रूप में जाना जाता है मेनफ्रेम कंप्यूटर को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख कर लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 68। किस समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है? पहला है आपका चरणवार संशोधन, मॉडर्नाइजेशन, एकीकरण, डिवाइडर एंड कॉन्कर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चरणवार संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69 प्रश्न है। यह कह रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव इंटेलिजेंस, वर्चुअल इंटेलिजेंस या सामान्य इंटेलिजेंस। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है। चलिए आप बताइए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, है ना। और प्रश्न जो गलत हो रहा है उसको चेक कीजिए, गलत क्यों हो रहा है, उसको टॉपिक को दोबारा जाके पढ़िए अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि ऐसा मौका साथियों सदियों बाद मिलता है, मिलेगा नहीं आपके जीवन में, अगली बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लग जाओ, सिलेक्शन लेना ही है ना। नेक्स्ट है 70 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है ना, कि मदरबोर्ड की बैटरी क्या हो गई है? विफल हो रही है, खराब हो गई है। कौन बताएगा कि बैटरी विफल हो गई है? ऑपरेटिंग सिस्टम खो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड खो गया, हार्ड डिस्क पर फाइलें करप्ट हो गई हैं, हार्ड डिस्क में खराब सेक्टर हैं, हार्डवेयर सेटिंग्स वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट नामों पर वापस लौटें। बताओ कैसे दिखाया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, है ना। डी हो जाएगा, यानी उसमें मैसेज आएगा, है ना, मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है यानी ख़राब हो गई है, तो मैसेज आएगा हार्डवेयर सेटिंग्स वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट नामों पर वापस लौटें। ठीक है। होता क्या है कि प्रत्येक पीसी में, मदरबोर्ड में एक बैटरी होती है जो दो उद्देश्यों को पूरा करती है ना। पहला उद्देश्य ये होता है कि कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी होती है, यानी उसमें कुछ फीड किया जो फीड करना है, और कंप्यूटर की रियल टाइम क्लॉक को फीड करता है, यानी समय, यानी वो बैटरी आपको समय दिखाता है, टाइम दिखाता है ना, और तारीख दिखाता है ना। इसलिए जब मदरबोर्ड पर बैटरी करप्ट होगी तो वर्तमान जो दिनांक होगा, है ना, और तारीख होगी, वो डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौटेंगे, यानी वो आपको शो नहीं करेगी। कुल मिला के ये है, जो मेमोरी मदरबोर्ड में लगी होती है वो बैटरी लगी होती है, वो इसी लगी होती है ताकि वो उस क्लॉक को चला सके, उस घड़ी को रन कर सके, जो कि आपको टाइम और समय दिखाती है। 71 प्रश्न है। उस नई तकनीकों को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतर्क्रिया भी करने लगते हैं? बताओ। दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता, 3D वास्तविकता। साथियों इसका बिल्कुल सही विकल्प है आपका बी, आभासी वास्तविकता। अगले प्रश्न की ओर रुख कर ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 72। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बायरस का फुल फॉर्म बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप पॉज करके वीडियो इसको देखिए और इसका उत्तर लिख लीजिए। मैं बता देता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा आपका विकल्प बी। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह डिवाइस में सेव डाटा की चोरी कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। यह पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है। वायरस का पूरा नाम क्या होता है? वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये पूरा नाम है वायरस का। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है ये।
अगला प्रश्न है एटीएम का संक्षिप्त रूप है ना, काफ़ी साथी जानते भी होंगे क्या है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेली मशीन। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है, जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड की मदद से नकदी उत्पन्न कराता है। ठीक है। अच्छा, इसके आविष्कारक कौन थे, पेपर में पूछ सकता है। जॉन एड्रियन सेफर्ड। कौन थे? जॉन एड्रियन सेफर्ड इसके आविष्कारक थे, और पहली बार उपयोग हुआ था वो 1967 में लंदन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलेखित किए बिना? न्यू, सेव एज या ओपन। तो इसका सही विकल्प होगा साथियों, वो है आपका सेव एज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 75 प्रश्न। 75 प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में आप निम्न में से किस फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करते हैं? F5, CTRL+5, CTRL+4 या F4। तो सही विकल्प हो जाएगा F5 को दबा के फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। आज के प्रश्न तो बहुत बढ़िया हैं, है ना, काफ़ी अच्छे प्रश्न आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, एक सेट में आपको 15 प्रश्नों में से मुझे नहीं लगता है कि आपको 7 या 8 क्वेश्चन अच्छे नहीं मिल रहे होंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे, है ना। और 5 प्रश्न तो एकदम खतरनाक ही हैं, जो पेपर में अच्छे अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, आने के चांस हैं उसमें। स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? मेल मर्ज, व्हाट इफ एनालिसिस, लक्ष्य की तलाश या छटाई यानी शॉर्टिंग। तो सही विकल्प है इसमें वो नहीं है, मेल मर्ज उपकरण नहीं है स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए। ठीक है। मतलब मेल मर्ज से ये होगा कि आपको ये एक महत्वपूर्ण सुविधा है ना MS वर्ड की। इसमें होगा कि आप एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं, है ना। ये विश्लेषण के लिए नहीं है, ये आप भेज सकते हैं, लोगों को मेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल, है ना, ये सूत्र दे रखा है, लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? ये अच्छा प्रश्न है, देखो, जो टफ बोलते हैं, है ना। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका जो परिणाम होगा, है ना, वो होगा आपका जो विकल्प है वो आपका सही विकल्प है, आपका 50। 77 का 50 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 78 का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। अच्छा प्रश्न है। स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्न, मालवेयर, स्पैम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्पैम। इसका अर्थ उन अवांछित या अनचाहे वाणिज्यिक मेल से जिस पर इंटरनेट की बाढ़ आती रहती है। ठीक है। ये स्पैम फोल्डर में अपने आप ही आता रहता है ना, ताकि उपभोक्ता के इनबॉक्स से बाहर रहें। नेक्स्ट प्रश्न है 79 निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। ठीक है। विंडोज़, यूनिक्स, डॉस और मैकेफी। तो इसका सही विकल्प होगा वो होगा आपका मैकेफी। मैकेफी एक एंटीवायरस है ना। बाकी ये तीनों क्या हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है CMOS का पूरा नाम क्या है? पहला कोर मेमोरी ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, दूसरा है कोर मेमोरी ऑफसेट सेमीकंडक्टर, तीसरा है कैपेसिटिव मेटल ऑक्सीकृत सेमीकंडक्टर, चौथा है पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। उत्तर प्रदेश विशेष करने के बाद अब नंबर आता है, कंप्यूटर करने के बाद अब नंबर आता है उत्तर प्रदेश विशेष का। उत्तर प्रदेश विशेष के आपके 20 प्रश्न डिस्कस करते हैं। चलिए, 81 प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? रामपुर, आगरा, लखनऊ या कानपुर में? तो ये स्थित है आपके रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। ठीक है। अगले प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.20%, 52.10%, 59.10% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 57.20%। अच्छा, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ये है पुरुष है 77.3%। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल साक्षरता अगर हम देखें महिला पुरुष दोनों की मिला के तो 67.7%। ये है ओवरऑल। किशोरी बालिका योजना वर्ष में रिक्त स्थान दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो
125, 150, 175 या 300। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें आपका 300। ये योजना शुरू की गई थी 2019 में, किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में, है ना। और इसमें किशोरी बालिका योजना में 30 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की कोशिश करती है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? 2020 जनवरी में, जून में, 2020 में, जून 2020, जुलाई 2020, 27 जुलाई 2020। कब शुरू किया गया? ये सही विकल्प बताओ क्या होगा। 26 जून 2020 को शुरू किया गया, ठीक है। आत्मनिर्भर अभियान किया गया। ये कोविड जब महामारी आई थी कोविड, उसके बाद रोजगार सृजन के उद्देश्य को प्रारंभ किया गया था। इसमें 31 जनों को चिन्हित किया गया था। अगला प्रश्न है, नगर और स्थानीय निकाय दे रखे हैं, है ना। तो अपन लोग डायरेक्ट मिलान करेंगे, आप लोग अपना मिलान कर लीजिए। लखनऊ क्या है आपकी? लखनऊ छावनी, अच्छा इसमें है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो लखनऊ छावनी परिषद बिल्कुल सही है। कानपुर क्या है? नगर निगम में, बिल्कुल सही है। गाजियाबाद क्या है? नगर पालिका परिषद नहीं है, तो यही सम्मिलित नहीं है। क्या है गाजियाबाद? ये है आपका नगर निगम, नगर निगम है। और काकोरी नगर पंचायत है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 86 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं, है ना। तो मैंने कई बार प्रश्न कराया है ये, है ना, रट गया होगा आपको। तो ये है आपके 2 विद्यालयों के नाम उत्तर प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर रखे गए हैं। एक तो है लखनऊ में, एक है लखनऊ में है, और दूसरा है आपका आगरा में, ठीक है। लखनऊ में जो विद्यालय है वो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है। 67 है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवागृह प्रथा प्रचलित है? सौका, राजी, थारू या भेटिया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भेटिया। भेटिया जो जनजाति होती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, इसमें युवागृह प्रथा प्रचलित है। इसे रंगभंग प्रथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगभंग प्रथा भी कहते हैं। 88 प्रश्न है, इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा है ना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो एटा बिल्कुल सही है ना, ये एटा के ही थे, एटा में जगह पटियाली वहाँ के थे। मिर्ज़ा गालिब आगरा बिल्कुल सही है। जोश मलिहाबाद बिल्कुल सही है। जिगर गोरखपुर, तो ये जिगर गोरखपुर के नहीं थे, है ना। जिगर क्या थे? जिगर मुरादाबादी थे, मुरादाबादी थे। ये गोरखपुर से संबंधित नहीं थे। इनका वास्तविक नाम था अली सिकंदर। ये उर्दू के कवि थे, गज़ल गायक थे, ठीक है। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है साथियों, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? अच्छा प्रश्न है, बताओ कितने दिन होता है। जो रामनगर बनारस के होंगे वो बता सकते हैं। 30 दिन, 27 दिन, 31 दिन या 33 दिन। तो रामनगर उत्तर प्रदेश राज्य के बाढ़ जिले में एक तहसील है। यहाँ पर रामलीला का रामचरितमानस के अनुसार रामलीला का मंचन होता है, और इसमें जो समय लगता है वो लगता है 31 डेज, ठीक है। ये मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित किया जाता है। जो काशी नरेश हैं वो इसको प्रायोजित करते हैं। 90 प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपकी स्थित है आपकी फतेहपुर में, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, आगरा के समीप स्थित है। यहाँ पर अकबर ने पंचमहल बनवाया है, ठीक है। बुलंद दरवाजा जैसी इमारतें बनवाई हैं। प्रश्न संख्या 91 की तरफ रुख कर लेते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? यानी यूपी में कितने महाजनपद हैं? तो 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 9 हैं? तो सही विकल्प है इसमें आपके 6 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कुल महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। इसका पता क्या चलता है? बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से पता चलता है, ठीक है। 6 कौन कौन से हैं एक बार देख लेंगे। देखिए, काशी है, एक तो काशी है ना। वत्स है, कौशल है, मल्ल है, और कौन सा है? चेदी है। ये आपके 6 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यमुना एक्सप्रेस वे है, बताओ क्या है? नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक, आगरा से प्रयागराज तक। तो सही विकल्प है इसमें ये एक्सप्रेस वे है। ये 165 किलोमीटर दूरी का एक सड़क मार्ग है ना, एक्सप्रेस वे है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। 93 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, कौन से हैं? तांबा और ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं वो हैं आपके लाइमस्टोन और डोलोमाइट, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तांबा आपके मिलता है, कहाँ मिलता है? ललितपुर में, थोड़ा बहुत मिलता है ललितपुर में, ठीक है।
अगला प्रश्न है 94 प्रश्न है, इसमें आपके स्थान और उद्योग दे रखे मिलान करना है, तो अपन लोग डायरेक्ट मिलान करेंगे। 94 चुर्ग, चुर्ग प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ प्रसिद्ध है तालों के लिए और मेरठ प्रसिद्ध है खेल के सामान के लिए। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है, उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में या बरेली में। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना स्थित है आपके बरेली में, ठीक है। बरेली के अलावा कृत्रिम रबर का कारखाना आपका मोदी नगर में भी है, मोदी नगर, ये कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद। ये प्रश्न डिस्प्यूटेड हो सकता है क्योंकि गाजियाबाद में भी है, ठीक है। 96 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहर दे रखे हैं, उनकी विशेषता दे रखी है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। वाराणसी सांस्कृतिक एवं धर्म की नगरी है, बिल्कुल सही है। लखनऊ राजधानी है प्रदेश की। झांसी औद्योगिक केंद्र है, झांसी औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। मुरादाबाद पीतल उद्योग प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यानी झांसी औद्योगिक केंद्र में हम नहीं जोड़ लेते हैं, ये लेते हैं हम ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक या किले वगैरह हैं, पर्यटन स्थल है किसमें? झांसी में। 97 प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, कई बार मैं पेपरों में देखा है इस प्रश्न को आते हुए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 72 में, 1974 में या 1989 में या 2001 में? तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 98 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर, रामगंगा नहर। तो सही विकल्प है इसमें शारदा नहर उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, ठीक है। इसका निर्माण 1920 में शुरू हुआ और 1920 से 28 यानी 1928 में इसका निर्माण पूरा हुआ। यह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, ये बात भी आप नोट कर लेना, और यह चंपावत के बनबसा नामक स्थान से शारदा से निकलती है। अगला प्रश्न है और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का और गेहूं। सबको पता है गेहूं सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं हम, सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करते हैं ना। आलू भी सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं, ठीक है। गन्ना भी सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं हम, ओके। और चना के उत्पादन में कौन है नंबर 1? ये MP है नंबर 1, ठीक है। चलो अगला और आज का अंतिम प्रश्न है 100 प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? धान गेहूं, मक्का गेहूं, मक्का सरसों और उर्द गेहूं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, धान और गेहूं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। दोस्तों ये था आपके प्रश्न, मैंने दो सेपरेट वीडियो बनाए हैं, ठीक है। GS प्लस हिंदी का बनाया है एक, और कंप्यूटर प्लस UP स्पेशल का अलग बनाया है। 2 वीडियो बनाए हैं, दोनों बैक टू बैक मिलेंगे आपको, है ना। और बहुत जल्दी क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बना के दे रहा हूँ, है ना, टाइम कम वेस्ट होगा आपका, आप कहीं और जाएंगे तो एक घंटा ख़राब करते हैं आपका, है ना। मैं यहाँ पर आपके 20 से 25 मिनट में दोनों ही आपके दे दूँगा आपको, तो रैपिड रिवीजन के लिए बहुत ही सहायक होगा। चलिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव तो सुझाव दीजिए, ठीक है। आपको सुझाव बिल्कुल जो कहेंगे वो किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।